यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड है तो आपने फॉर्मेट कैसे बनाना है? यहाँ पे भी जगह बन गई, यहाँ पे भी एक आधा लेजर बना लूँगा। अच्छा, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेड टू सप्लायर, पेड फॉर एक्सपेंसेस, और एक दो लाइनें छोड़ने को और चीज़ ना आ जाए ऑपरेशन से रिलेटेड हो, इन 3 में ना आती हो, जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ खत्म, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो और वर्किंग वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। अब सवाल पढ़ना शुरू करेंगे और बैलेंस शीट से स्टार्ट करके सारे आइटम्स को जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है। जी, सबसे पहले है पीपीई। सबसे पहले पीपीई आ रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। चलो 1000 में ही करते हैं अब सवाल। 1000 में मज़ीद क्या मिलियन में करना है इसको, रुपीज़ इन थाउजेंड्स क्वेश्चन कर लेंगे। अब इंशाल्लाह फिर टर्म टेस्ट के अंदर ही देखते हैं, फिर और कुछ सवाल है नहीं, एक दो सवाल हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे दूंगा। बहुत सिंपल सवाल हैं क्वेश्चन बैंक के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग बताइए 1,20,000 है, 120,000, और क्लोजिंग है, बेटा बातें करना बंद कर दें अब जी, कितना? 158,500। बातें करना बंद कर दें। नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड, ये इनडायरेक्ट। अच्छा, साथ साथ बताते रहा करें इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ताकि एक ही सवाल दोनों तरीकों से करने वाले, जो सवाल डायरेक्ट मेथड से होता है वो इनडायरेक्ट से भी हो सकता है ना, इसलिए साथ साथ ये किया करें और पक्का हो जाता है बंदा। ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड वैसे कहाँ जाया करता है? वैसे इनडायरेक्ट के अंदर जाया करता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लेकिन यहाँ पर लेजर बनेगा। अच्छा, एक दफ़ा एडजस्टमेंट्स को नज़र मार लें। 60% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, हम इसको इग्नोर कर दिया करते हैं। यूएल मेंटेन करता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स, इसका मतलब ये जो रिसीवेबल्स हैं ये पक्की बात है, ये क्या है? नेट। हमें किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो या तो प्रोविजन बैलेंस शीट के फेस पे दिखाओ, और अगर नहीं नज़र आ रही तो इसका मतलब डेटर्स नेट है। जैसे डेप्रिसिएशन होती है, अगर बैलेंस शीट के फेस पे एक्यूमुलेशन नज़र नहीं आ रही तो मतलब बैलेंस शीट में, और वो होना भी बुक वैल्यू पे ही चाहिए, नोट पे तो आपने नोट्स में, वर्किंग्स में, बेसिकली तो IS 1 कहता है नोट्स के अंदर ये सब करके लाओ, फेस के ऊपर एक पीपीई की लाइन आए जो बुक वैल्यू शो करे। वर्किंग में करके आओ, FR 2 में आप जब नोट्स बनाएंगे या अगर आप रुक गए और स्कीम चेंज हो गई तो FR 1 में आप बनाएंगे, पढ़ेंगे तो फिर नहीं रुकेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर डेटर्स की डिटेल्स, प्रोविजंस, बैड डेट्स और कंपनीज एक्ट के भी डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड होते हैं, सब कुछ नोट्स में होता है। बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ एक लाइन आइटम आता है और वो आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स जिसको आप कह लें वो नेट ही होते हैं, नेट ऑफ प्रोविजन ही होते हैं। ठीक है। तो अगर वो कह रहा है प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो फिर ये डेटर्स नेट हैं, लेकिन आपको इस मेथड के अंदर नेट डेटर से काम आपका नहीं चलेगा, आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, इनको प्रोविजन को अलग लेकर चलना है, डेटर्स को अलग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन उसने बताई हुई है और वो कुछ एक्सपेंसेस में भी है, कॉस्ट ऑफ सेल को भी जा रही है और फिर कहीं और भी। अदर इनकम कंप्राइज कर रही है, गेन ऑन डिस्पोजल एक मेंटेनेंस इनकम है और डिस्काउंट भी है। ये एक थोड़ी सी अजीब एडजस्टमेंट थी जो थोड़ी सी आपके स्कोप से फिलहाल बाहर है। डिबेंचर्स की तो समझ आ जाएगी, लेकिन उसकी रिडेम्पशन फिर भी बाहर ही है, वो IFRS 9 के अंदर आप पढ़ते हैं कि रिडीम होते हैं डिबेंचर्स। बहरहाल सवाल के अंदर पड़ा हुआ है तो मैं आपको जुगाड़ लगा के थोड़ा समझा ही दूंगा, बाकी इस सवाल के अंदर कोई जान नहीं थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। अगेन शुरू किया था हमने पीपीई का, लेजर बन गया। स्टॉक इन ट्रेड, इनडायरेक्ट मेथड में तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाता था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ये भी लेजर में आएगा जी। बताइएगा, ओपनिंग 45,000 और क्लोजिंग 58,000। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है रिसीवेबल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये ना स्टॉक इन ट्रेड में भी थोड़ा सा मसला है, और दूसरा एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स वाले एक्सपेंस के अंदर भी मसला है। वो मसला क्या है? मसला ये है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 22.5 है, कहता है 70% ऑफ द डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, तो फिर बाकी 30% कहाँ गई होगी?
अगर आप P&L की शक्ल देखें ना, सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं सेलिंग एंड एडमिन इकट्ठे भरे हुए। तो अगर वो कह रहा है कि सारी डेप्शन का 70% जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में गया, तो बाकी 30% कहाँ गया होगा? फिर टैक्स एक्सपेंस में ना गया होगा, है इंटरेस्ट एक्सपेंस में नहीं गया होगा ना। मतलब नॉर्मल बात क्या है, फिर वो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, सेलिंग एडमिन में पड़ा होगा। तो इसलिए ये दोनों ही सही करने पड़ेंगे जब हमने, ये कॉस्ट ऑफ सेल जाता है इन्वेंट्री में और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाते हैं एक्सपेंस के लेजर में। ठीक है, तो चलें ठीक है, इनको भी सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, अब कहाँ थे हम? फिलहाल मैंने इसके नीचे 2 लाइनें छोड़ दी, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 3.1 जो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी अनएडजस्टेड कह लें या एज पर क्वेश्चन कह लें, वो जो भी यहाँ पर लिखेंगे उसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट करके सही वाली फिगर को इधर लेकर जाएंगे और कैश निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, लेट्स से नहीं पता चलता, सवाल करते हुए आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल लिख देते हैं, बाद बता दो हो इसके अंदर तो कोई नॉन कैश चीज़ पड़ी, तो भाई कोई बात नहीं, काट देना, यहाँ पे छोटी सी एडजस्टमेंट कर लेना और उसके बाद फिर सही वाली फिगर लिखना, कोई मसला नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट। रिसीवेबल्स कौन से हैं जी? नेट। अगर नेट रिसीवेबल्स हैं तो फिर आपको इन्हें ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स लिख दूं ज़रा आपकी आसानी के लिए? वैसे तो ट्रेड रिसीवेबल भी ठीक है, लेकिन ज़रा डेटर्स आपको ज़्यादा पसंद है। डेटर्स की वर्किंग कर रहे हैं, बल्कि मैं यूँ लिख देता हूँ, ग्रॉस डेटर्स हमें चाहिए, ग्रॉस डेटर्स हमें चाहिए, और उसने हमें नेट दिए हैं, जिसका मतलब है प्रोविजन लेस होने के बाद जो डेटर्स आते हैं, तो नेट डेटर्स हमें सवाल में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी क्लोजिंग, सॉरी यहाँ पे तो ओपनिंग लिखेंगे ना, ओपनिंग पहले लिख रहे हैं, सवाल सारे की तरतीब यही चल रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ध्यान से ज़रा देख तो लिया है ना ओपनिंग क्लोजिंग को? अच्छा, अब सवाल के अंदर उसने हमें ये फिगर दी हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट में ये फिगर है, तो लिख लें, सवाल से डेटा तो उठाना है ना। तो 56,000 और 68,000, तो 56,000 ये ओपनिंग में नेट डेटर्स हैं और दूसरे 68,000। चल आगे जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है जी? देख के बता दें, मैं नहीं देखना है। कैश है, कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो कैश आ गया जी। ओपनिंग 48,000, क्लोजिंग 434। नेक्स्ट जी, ख़त्म कहानी। शेयर कैपिटल, आज शेयर प्रीमियम नहीं है तो चलो ये अकेले को ही ले जाते हैं। शेयर कैपिटल 1,50,000 और 1,75,000। अच्छा, मैं ज़रा वर्किंग आगे पीछे कर दूं, कोई इजाज़त है थोड़ी बहुत? मेरा दिल है यहाँ पे डेटर्स और प्रोविजन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से डेटर्स आ जाएंगे ग्रॉस डेटर्स। लेजर हमेशा, डेटर का लेजर हमेशा ग्रॉस पे बनता है और प्रोविजन हमेशा अलग हुआ करती है। ठीक है जी, तो ये यहाँ से मैं नेट डेटर्स को ग्रॉस अप करूँगा और फिर मैं ग्रॉस डेटर्स से डेटर का लेजर बनाऊंगा और प्रोविजन का जो बैलेंस निकल आएगा उसको मैं प्रोविजन के लेजर में लाऊंगा। ठीक है, चले, तो ये मैंने इसलिए 7 अभी जगह छोड़ दी। अच्छा जी, शेयर कैपिटल की बात हो रही थी। शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना है? 1,50,000 और शेयर कैपिटल क्लोजिंग कितना है? 1,75,000। अंधे को भी नज़र आ रहा होगा वैसे तो कि 25,000 के शेयर्स इशू हुए हैं, कैश आया। अच्छा, अंधे को भी नज़र आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये दोनों यहाँ आ ही जाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग फरमाइए कितना है? 21,500 और क्लोजिंग 54,434। ठीक है जी। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग 10,000। सरप्लस अरोज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, नज़र आ रहा है, ऐसा ही है आपको भी? अच्छा सॉरी जी। उसके बाद क्या है जी?
डिवेंचर्स, डिवेंचर्स मीन्स लोन, ठीक है, लाइबिलिटी होती है ये भी, ठीक है, लोन है। अच्छा, अब डिवेंचर्स हैं, बस डिवेंचर पेएबल में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवेंचर पेएबल कह रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, लोन होता है ये, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन 20,000 और कैरी डाउन कितना है जी? 18,000। थोड़ी सी इसको जगह दे दें, थोड़ी सी इसको इज्जत दें, डिवेंचर को इज्जत दो जी। क्लोजिंग 18,000, ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल, चलो आज तो बाहर ही पे आए हैं जी। इंटरेस्ट पेएबल नंबर 11 वर्किंग है इंटरेस्ट पेएबल की। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा करते हैं हम और उसमें फिर पेएबल लिख लेते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट पेएबल का लेजर तो फिर तो ऐसे ही लिख लेते, लेकिन हम कंबाइन लेजर बना रहे होते हैं जी। ब्रॉड डाउन 2500, कैरी डाउन 1,000। उसके बाद क्या है जी? ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स का लेजर मैं क्यों ना यहाँ पे बना लूँ, जगह है ज़रा मेरे पास। नंबर, आप तरतीब तो अपनी जगह पे रहनी है, ठीक है। नंबर 12 क्रेडिटर्स। ये मैंने इसलिए कहा कि ये इन्वेंट्री, ये क्रेडिटर, ये डेटर, ये मेरे 3 दोस्त हैं ना, 3 अकाउंट 4 चीज़ों वाले, ज़रा करीब रख रहा हूँ। वैसे ज़रा जगह बची हुई थी, मैंने कहा चलो यूज़ कर लें जी। ब्रॉड डाउन 39,000, कैरी डाउन 42,000। ये वो आखिर वाले भाई, ये क्या लिखा हुआ है? तो आपको नजर आ रहा है? बस फिर भी यार सही कर देता हूँ यार, तसल्ली ज़रा हो जाएगी मेरी, ठीक है। और कुछ है? हाँ है, अभी है। एक्रूड लाइबिलिटीज़, एक्रूड लाइबिलिटीज़, ये तो एक्सपेंस का लेजरा बनेगा और इसमें भी गड़बड़ाहट हैं। कितनी गड़बड़ाहट हैं? एक तो गड़बड़ नज़र आ चुकी थी, वो कौन सी थी भला? डेप्रीसिएशन। और एक गड़बड़ नहीं नज़र आ रही, निकलेगी इंशाल्लाह जब प्रोविजन का लेजर बनाएंगे, बैड एक्सपेंस निकलेगा। वो एक्सपेंस आप पीएनएल में ढूंढेंगे, लूर लूर फिरेंगे, पीएनएल के अंदर जाकर देखेंगे, मुंह पे तो नज़र आ नहीं रहा होगा, फिर आप कहेंगे अच्छा जी कहाँ पड़ा हो सकता है? तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ सेल में, नहीं इंटरेस्ट में, नहीं टैक्स में, फिर तो जहाँ ऑब्वियस होता है ना, गलती ना बताई हो कोई, तो जहाँ ऑब्वियस चीज़ सही है, मैंने आपको कहा था कैश फ्लो का सवाल करते कोई गलती नहीं करते, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट सही बनी हुई है। तो ये जो प्रोविजन फॉर, ये बैड एक्सपेंस है, ये किसी ज़माने में एडमिन एक्सपेंस हुआ करता था, लेकिन अब अकाउंटेंट्स इसको सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। यानी बहरहाल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पड़ा होता है अगर सवाल में इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नज़र ना आ रहा हो। इसका मतलब एक्सपेंस में ये 2 बीमारियां तो हैं, इसके अलावा कोई निकल आई कल की तरह से तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस का लेजरा यहाँ बनाऊंगा मैं और इसके नीचे मैं एडजस्टमेंट की जगह, तो एक्सपेंसेस एक्रूअल है, प्रीपेमेंट एक्रूअल क्या बता रहे हैं इधर देखो, हाँ एक्रूड लाइबिलिटी है। ओपनिंग 18, क्लोजिंग 20, तो लाइबिलिटी है ओपनिंग में 18,000 और क्लोजिंग में 20,000, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं 13.1 ओपन कर लूँगा, ठीक है जी। 13.1 में मैं कहूँगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज पर क्वेश्चन, वैसे ही लिख रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएंगे, उनमें कोई प्लस माइनस चीज़ें करनी होंगी तो 3-4 लाइनें उसके लिए मैंने छोड़ दी, ठीक है। सवाल 2 बार पढ़ने के बाद फॉर्मेट बना रहे हो तो अंदाज़ा होता है, बाकी फिर भी नई चीज़ को पकड़ में आती तो बाद में पता लगा तो कोई मसला नहीं। मैं आप कहा हुआ है को अल्लाह माफ़ करे, कोई गुनाह की बात नहीं है। आप ऐसे करके एक लाइन लगाएं, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते, ओवर राइटिंग, सारा पर्चा काट के दोबारा फिगर सही लिख दो, उसके नंबर, ओवर राइटिंग के नंबर कटेंगे। जब आप ऐसे करके 9 को यूं करके 8 बनाने लग जाते हो, 9 उसको समझ आए 9 है, ना समझ आए 8 है, उसके नंबर कटते हैं फिर, ठीक है जी। आगे बढ़े। अनअर्नड मेंटेनेंस, अनअर्नड इनकम है, मेंटेनेंस इनकम है, अनअर्नड है, ठीक है। तो इसको आप 14 कहकर यहाँ पर इसका लेजर ओपन कर लें जी। अनअर्नड, तो मेंटेनेंस इनकम
अनअर्न्ड है तो लायबिलिटी है, डेफर्ड जैसे कहते थे। ओपनिंग कितना है 4000 और क्लोजिंग 2000। ठीक है जी, मुख्य नहीं काम। ओए यार अभी ये भी पड़ा है इनकम टैक्स पेएबल, इसको यहाँ पे करके बना लेता हूँ। कितना क्या नंबर है जी? वैसे तो ये जगह भी खाली है 15, लेकिन चलो उसको किसी और पेड़े वेले की रख लेते हैं। टैक्स पेएबल, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस का लेजर बना ले। पेएबल है तो ओपनिंग, क्योंकि मुझे कोई और कैश इक्विवेलेंट नजर नहीं आया एडजस्टिंग एंट्रीज में भी, तो बस यही होना है, इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ जगह खाली है। आप तो तरतीब से बनाते जा रहे हैं, आपको क्या मसला है जी? ब्रॉड डाउन 1400 1000 14,000 क्लोजिंग 15 बस। अच्छा अगर ऐसे ही इधर देखो, अगर ऐसे ही सवाल के अंदर डेबिट साइड के ऊपर लिखा होता एडवांस टैक्स, तो यही लेजर बनाना था, लायबिलिटी आ जानी थी, लायबिलिटी साइड पे ओपनिंग क्लोजिंग, और एडवांस टैक्स एक एसेट होता है, इसी लेजर में ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख लेना था। फिर एक्सपेंस आना था और कैश इकट्ठा आ जाता था। जैसे कोई एक एक्सपेंस का कंसोलिडेटेड लेजर बनता था ना, टैक्स के अंदर भी कोई एडवांस, यानी जैसे प्री पेमेंट और अक्रूवल इकट्ठा रखते हैं, यहाँ पे पेएबल और एडवांस एक ही लेजर में रख लेना जब कभी आ जाए टेस्ट में। ठीक है, अच्छा जी, बस बैलेंस शीट पूरी हो गई, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई इसमें। अब अगली चीज़ क्या है जी? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में भी कोई चीज़ नहीं छोड़नी हमने, किसी चीज़ को माफ़ नहीं करना। उठाना शुरू कर दें फिगर्स को। सबसे पहले इसको मैं काट देता हूँ, मुझे ये कहीं नहीं लेके जाना, मुझे ये कहीं नहीं लेके जाना, मुझे ये भी कहीं नहीं लेके जाना। हाँ, ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है, इवन डायरेक्ट मेथड के अंदर भी मुझे ये चाहिए। और इनडायरेक्ट मेथड हो तो इससे एक स्टेप पिछला वाला पीबीटी भी चाहिए, क्योंकि मेरी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी होता है। ठीक है, ओके। बाकी तो इसको टोटल का क्या करना मैंने, जीपी का क्या करना मैंने, पीबीआईटी का क्या करना मैंने, कुछ नहीं। ठीक है, अब शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले क्या है? सेल्स। सेल्स कहाँ जाएंगी? वो कह रहा है कि 60% सेल्स जो हैं वो ऑन क्रेडिट थी, तो क्या करें जी? इसका एडजस्टमेंट 1 इसके साथ टच हो रही है, क्या करें? इग्नोर करें जी, इग्नोर करें, क्योंकि मैंने कहा था डेटर के लेजर में टोटल सेल ले लो, ज़िंदगी आसान रखो, अल्टीमेटली नतीजा तो वही निकलना है। तो कितनी है जी सेल? तो अभी तक मुझे ब्रॉड डाउन नहीं मिला। ब्रॉड डाउन इसलिए नहीं मिला कि बैलेंस शीट वाला ब्रॉड डाउन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता था, वो तो नेट फिगर है। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन अल्लाह देंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जो डेटा मिल रहा है वो तो लिखते जाए ना। ठीक है, तो सेल्स डेबिट साइड पर आती हैं, सेल्स 273,000 क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्टमेंट 3 ने छेड़ा हुआ है, पता है ना आपको, क्योंकि डेप्रिसिएशन मुंह से तो उसने यही बोला है कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन पड़ी है, तो चलो कॉस्ट ऑफ सेल को तो छेड़ना ही है, और सेलिंग एडमिन को भी उसने छेड़ना है, बाकी डेप्रिसिएशन तो यहीं पड़ी होगी। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स एज पर क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिखें, कितनी है? 187। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करने के बाद सही वाली फिगर हम ले जाएंगे इंशाल्लाह। इधर देखो यहाँ पर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग 3.1 से हमें मिलेगी थोड़ी देर में। ठीक है, चले आगे। कॉस्ट ऑफ सेल भी उठा लिया आपने। नेक्स्ट जीपी तो कोई नहीं लेके जाना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एडमिन 46766, इनमें भी एडजस्टमेंट है, इनको भी इधर ले आओ। कितना है जी? 4766, इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। उसके बाद ये एक्सपेंसेस यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे वर्किंग 13.1 से। ठीक है जी, ये फिगर यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो फिलहाल तो डेटा उठाते जा रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी? ये क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम का वैसे तो कोई लेजर नहीं बनता होता, लेकिन अदर इनकम के बारे में उसने एडजस्टमेंट कौन सी दी हुई है? 4। एडजस्टमेंट 4 में, एडजस्टमेंट 2 क्या थी? अच्छा वो प्रोविजन है। एडजस्टमेंट 4 में वो कहता है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, इंक्लूड नहीं, मतलब अदर इनकम मुश्तमिल है टोटल इन 3 चीज़ों पे। एक गेन है 3 मिलियन का, 3 मिलियन का, तो 3000 लिखूंगा ना मैं, 3000 का गेन ऑन डिस्पोजल। अब जैसे ही ये आपको नज़र आया, आपने क्या करना है जी?
यानी मैं इस 11,200 को भी पूरा जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ। अब लेजर की जगह तो यहाँ पे करके बना लेते हैं जी। कितना क्या नंबर लगेगा? 16। क्या देखो भाई 16वां नंबर वर्किंग इधर आ गई। डिस्पोजल का लेजर, थोड़ी जगह और भी छोड़ देते हैं, कोई और भी लेजर बन सकता है। माजरा जरा आज लेजर ज़्यादा हैं, मैंने जितने जगह लभ रही मैं उत्थे लेजर बनाई जा रहे हैं जी। डिस्पोजल पर क्या है? गेन, गेन ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल का अच्छा अब मुझे क्या, मैं तो हर दफ़ा ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, कि डिस्पोजल डेबिट तो पीएनएल क्रेडिट, हाँ डिस्पोजल डेबिट तो पीएनएल क्रेडिट, तो गेन तो इस तरफ ही आएगा। और अगर डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे ये फिगर लिख दी तो वो तो बनेगा डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल डेबिट, वो तो लॉस होता है, ठीक है। तो गेन ऑन डिस्पोजल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया गेन पीएनएल वाला 3000 गिवन है, मैंने उठा लिया ये भी इनकम स्टेटमेंट से। फिर कहता है वो अदर इनकम में और क्या पड़ा है? मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन, तो मेंटेनेंस इनकम 8000 की है, मेंटेनेंस इनकम 8000, ठीक है जी। अब ये मेंटेनेंस इनकम का लेजर बना हुआ है ये, तो इनकम के लेजर में इनकम किस तरफ आती है मुझे नहीं पता, सॉरी मुझे नहीं पता, मुझे तो कैश का पता है कि इनकम केस में कैश आता है, कैश डेबिट तो इनकम, तो कैश ने इस तरफ आना है, तो इसका मतलब इनकम वाली फिगर जो पीएनएल वाली होती है वो इधर होगी, जो कि सवाल ने बताई हुई है हमें 8000, ठीक है। और अच्छा अब ये देखो, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, इधर से ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, बाकी बचता कितना है? 200 रुपये। ये 200 रुपये हैं, इसके बारे में वो कहता है ये अजीब से तरीके से उसने दिया हुआ है, ये ठीक है इंशाल्लाह निकाल लेते हैं, फिलहाल इसको पेंडिंग रखें, ये कहाँ जाना है ये देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक ये रह गया है, ये मैंने अभी पीएनएल से नहीं उठाया है, ये एडजस्टमेंट समझाता हूँ, तो वाहिद एडजस्टमेंट ही यही थी जो शायद समझ ना आने वाली थी। खैर आगे बढ़ें जी। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस ने कहाँ जाना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड में, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, तो कैश इधर आना है, तो यहाँ पर एक्सपेंस पीएनएल वाला इधर आ जाएगा, कितना जी? 2000। नेक्स्ट है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कहाँ जाएगा जी? टैक्स के लेजर में, ठीक है जी। तो 15,000 टैक्स एक्सपेंस है, किधर गया? ये पड़ा है, तो यहाँ पर जनाब एक्सपेंस पीएनएल वाला कितना जी? 15,000, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन इज पैट, जो कि रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा 32,934, तो पैट आ गया हमारे पास 32,934, ठीक है। मैं तो कहता हूँ बाकी सारा सवाल ही कर लेते हैं, इस येलो को एंड पे रख लेंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि 95% से भी ज़्यादा सवाल, बल्कि हाँ मतलब इतना ही है कि अगर इस सवाल के लेट से इस सवाल के अगर 14 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, तो 13 नंबर आपके आ जाएंगे बगैर ये एडजस्टमेंट देके। खैर चलें, ये करनी तो है ही। अब एक एडजस्टमेंट रह गई है सिर्फ, जो मैंने अभी तक छेड़ी नहीं है, तो 1 बाय 1 पहली एडजस्टमेंट डन। एडजस्टमेंट तो बाद में आते होते हैं ना, तो पहली एडजस्टमेंट का क्या करना है हमने? पहली एडजस्टमेंट का इग्नोर वाला काम करना है हमने, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट में कहता है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स एट 6%, एंड अगली बात ड्यूरिंग द ईयर रिसीवेबल्स ऑफ 7 मिलियन वर। अब याद करो वो क्वालिटी एंटरप्राइजेज वाला सवाल जिसके अंदर मैंने कहा था भाई बैड डेट रिटर्न ऑफ को तो बिल्कुल ही इग्नोर करो और प्रोविजन को भी आज इग्नोर कर दो। फिर अगले सवाल में जाके मैंने कहा था कि प्रोविजन की ये ट्रीटमेंट है, तो फिर मैंने एक रूल लिखवाया था, वो रूल मैं ढूंढ लूं कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बैड डेट को इग्नोर करना है और प्रोविजन के दो ऑप्शंस हैं। अगर आप ग्रॉस डेटर्स लें तो वो वर्किंग कैपिटल में ग्रॉस डेटर्स आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, और प्रोविजन जो है वो नॉन कैश के अंदर एडजस्ट करनी पड़ेगी। लग गया, ठीक है। और अगर आप नेट डेटर्स से चलें तो प्रोविजन भी इग्नोर की जा सकती है। ये इस मेथड में बैड रिटर्न ऑफ को क्या करना है? इग्नोर करना है। और प्रोविजन के लिए दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं,
आप नेट डेटर्स को यूज़ करें वर्किंग कैपिटल में और इग्नोर कर दें प्रोविजन को। आप ग्रॉस डेटर यूज़ करें वर्किंग कैपिटल चेंजेस में और प्रोविजन को इग्नोर ना करें। ये पूरा नहीं लिखा हो। यूज नेट डेटर्स इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड इग्नोर प्रोविजन। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था रेकमेंडेड ये है, बाकी दोनों ही ठीक हैं, लेकिन रेकमेंडेड ये है मेरी तरफ से, क्योंकि इसमें ICAP सॉल्यूशंस के अंदर यही कर रहा है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता था, इसको अगर नेट गिवन हो तो ग्रॉस अप करना पड़ता था, लेकिन ये मेथड तो इनडायरेक्ट है। जब हम डायरेक्ट मेथड में आए थे तो डायरेक्ट मेथड के अंदर मैंने आपको कहा था इस मेथड में हम बैड एट रिटर्न ऑफ को इग्नोर नहीं करते। क्या वजह है जी इग्नोर नहीं करने की? क्या वजह है, कुछ सोच के बताए। हम कौन सा ओपनिंग क्लोजिंग डेटर से कर रहे हैं काम। जब हम डेटर का लेजर बना रहे हैं तो उसमें बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री तो आना लाजमी है। दूसरी बात, हम प्रोविजन का लेजर भी और हम प्रोविजन का लेजर भी लाजमी बनाएंगे, प्रोविजन का लेजर लाजमी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्ट मेथड वाली ट्रीटमेंट अब यहाँ पे हम सीखेंगे। पिछले सवाल में ये आई नहीं थी क्योंकि हमारे पास पेपर के अंदर उसने प्रोविजन की एडजस्टमेंट दी नहीं हुई थी, जो कल हमने संडे वाला सवाल किया। ठीक है, तो ये सवाल के अंदर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है। ठीक है, अब 6% प्रोविजन क्रिएट हो रही है, मतलब ये 6% है, तो फिर नेट डेटर्स कितने हैं, हमें कितने पे लेकर जाना है इनको। अब कोई एक चीज़ निकाल लें पहले। ठीक है, आप यूं कर लें, इधर देखें, नेट डेटर्स को डिवाइड करेंगे 94 से। अब ग्रॉस निकालने हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, और अगर आपने ये प्रोविजन की फिगर निकालनी हो तो नेट को भी 94 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसको 6 से, तो प्रोविजन भी पहले आ सकती है। ठीक है, सही है। बहरहाल अब हम ग्रॉस के सामने फॉर्मूला लिख चुके हैं हम, तो नेट डेटर्स को हम डिवाइड करेंगे 94 से। कैलकुलेटर के ऊपर 68 को डिवाइड करो 94 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, आंसर बताओ जी। 72340। तो अगर नेट डेटर्स ये हैं, ग्रॉस ये हैं, तो दरमियान में बैलेंसिंग अब निकाल लो, बैलेंसिंग प्रोविजन जी 4340। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करो, मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिया, जान छुड़ा ली जी। 56,000 को, ठहरो थोड़ा इधर ले, 56,000 को 94 से डिवाइड करो, ये इसकी परसेंटेज है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 59574 बस जी। तो बैलेंसिंग प्रोविजन निकाल 3574। ठीक है जी। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया, ग्रॉस डेटर्स आ गए जो चले जाएंगे डेटर के लेजर में, और प्रोविजन आ गई जिसको ले आएंगे प्रोविजन के लेजर में। तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, अगर नेट डेटर्स हो तो उन्हें ग्रॉस करके दोनों लेजर्स को अलग बनाना है। ठीक है, तो 72340 ये हमें मिला है जनाब वर्किंग नंबर 4 से, और वर्किंग 4 से ही हमें क्लोजिंग था। अच्छा सॉरी, ओपनिंग बताएं, ओपनिंग कितना है 59574 ओपनिंग आ गया, और 72340। ठीक है, साथ ही आपको प्रोविजन का भी ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया है, तो वो भी लिखो। आसान सवाल हो तो उसमें वो प्रोविजन फिगर में दे दे तो भी आप नेट से ग्रॉस जा सकते हैं, लेकिन लेजर दोनों अलग अलग बनाना है। इस मेथड के अंदर डेटर का लेजर ग्रॉस पे बनाना लाजमी है, प्रोविजन अलग से बनाना लाजमी है। ठीक है, तो 3574 ओपनिंग आ गया, और क्लोजिंग वर्किंग 4 से 4340। ये ज़रा चेक कर लें, वर्किंग 4 के बाद वर्किंग 5 और वर्किंग 6। कोई मसला है तो पूछ लें। कल एनपीओ शुरू कर दें कल। एक एक्स्ट्रा ग्लास मुझे कब देंगे आप इस हफ्ते में? जुमेरात को मैं मंगता वहाँ
कब देंगे क्लास? जुमेरात को। अच्छा आज नहीं, आज मेरी जूम मीटिंग है और FAR 2 वालों को भी रोज़ बुलाना होता है। चलें फिर मशवरा करते हैं, ज़रा ये सवाल कर लें। मैंने कहा ज़रा दिमाग में तो डालूंगा बात, एकदम से सरप्राइज़ ना मिले, थोड़ा सोच में आ जाए। उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर कुछ नहीं, बस IS8 और स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और कैश फ्लो, ये मेरा दिल है 1-2 क्लासेस कर लें हम NPO के चलते चलते एक्स्ट्रा, जिनके अंदर हम उनकी थ्योरी, उसके MCQs, ये चीज़ें जो है ना वो कर लें ताकि ये पेंडिंग में ना जाएं। ठीक है, कैश फ्लो के टॉपिक में एक आधा सवाल आपको मैंने देना है, वो एक्स्ट्रा क्लास आज मैं करूँगा और प्रीवियस कोई रिकॉर्डिंग ढूंढूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे सरप्राइज एकदम मिले। मैंने कहा ज़रा जो सोने में चले गए थे एकदम जाग जाए। जी यहाँ तक कोई मसला है? नहीं है, चलें आगे। एडजस्टमेंट 2 अभी पूरी नहीं हुई। एडजस्टमेंट 2 में कहता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ को इस मेथड में इग्नोर, क्योंकि अब लेजर बन गया है ना। अच्छा अब बताओ रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या सिखाई थी? हमने तो एंट्री वो बनाई हुई जो हमेशा हमारे काम चला जाती है। ठीक है, तो एंट्री क्या है बैड रिटर्न ऑफ की? प्रोविजन डेबिट 7000 है, प्रोविजन डेबिट डेटर्स क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे भी बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख लेते होते थे और यहाँ पे भी बैड डेट रिटर्न ऑफ, ऐसे ही सिखाया था, ऐसे ही रिवाइज करा दिया था ना आपको, आपके इंट्रो वाले को ही रिवाइज कराया था और फिर मैंने अपने FAR 1 के लिए ये बना लिया था और यही अब FAR 2 में भी यही हमेशा चलता रहेगा, इसी में ही आपको फायदा है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट 2 को मैंने टिक कर दिया, एडजस्टमेंट 3 को भी टिक करो। एडजस्टमेंट 3 क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है जी? 22 या 5? हाँ भाई, क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले तो इसको PP के लेजर में लिखो, इसने आना कहाँ है? तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 22,500। अब ये 22,500 अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो यहाँ PBT स्टार्टिंग पॉइंट होता, वहाँ ऐड बैक करते। तो यहाँ पर वो वाला मामला तो है नहीं, लेकिन अब अगली मुसीबत का ध्यान ये रखना है कि ये जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है, देखो वो किसी ऐसे लेजर में तो नहीं पड़ा जहाँ से कैश निकलना है, किसी ऐसे लेजर की एक्सपेंस या इनकम की फिगर में अगर पड़ा है निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है उसके बारे में वो कह रहा है 22.5 मिलियन के बारे में क्या कह रहा है? 70% ऑफ डेप्शन वॉज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल और फिर 30% ऑपरेटिंग में। इसका मतलब ये 22,500 का 70% इसमें पड़ा है। तो लेस करो इसमें से डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्शन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो 22,500 इंटू 70%, आंसर 00। जी अच्छा, अभी इसको टोटल नहीं करते, कोई और चीज़ भी निकल सकती है। ठीक है, कोई और चीज़ आई तो वही माइनस कर देंगे, जब सारी एडजस्टमेंट पूरी हो जाएंगी तो फिर टोटल करके वहाँ डाल के और वहाँ से बैलेंसेस। ठीक है और बाकी का हिस्सा भी इधर ले आओ। तो लेस डेप्रीसिएशन का 30%, 22,500 का 30% जी 6750 माइनस। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक कोई मसला? उसके बाद जनाब पॉइंट 4 में गेन डिस्पोजल अकाउंट में जाना था और वो पूरी बात पढ़ लें। गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर 12 मिलियन, यानी आज उसने कैश दे दिया है। कोई कोई जो गिवन है वो लिख लो। ठीक है, तो डिस्पोजल के अकाउंट में कैश ने इधर आना है। कैश कितना जी? 12,000 पूरा। अब अच्छा बाय द वे, अब 12,000 कैश आया है, ये बहुत दूर तो नहीं हो गया लेजर? चलेगा काम भाई? इधर वालों बहुत दूर कोने में तो नहीं घुस गया? मैं दोबारा बना। अच्छा जी सुने मेरी बात, आपको सब कुछ ही चाहिए होता है। मतलब आपको एसेट की बुक, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है, आपको एसेट अकाउंट भी बुक वैल्यू भी चाहिए, आपको कैश भी चाहिए, आपको गेन लॉस भी चाहिए। अब सवाल के अंदर जो गिवन है वो लिख लें, दूसरी चीज भी आपको रिक्वायर्ड ही होती है। आज तक आपको या गेन देकर कैश निकलवा लेता था, या ज्यादातर यही होता था, या फिर कभी कभी कैश देके गेन लॉस भी निकलवाता था। ठीक है,
क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए होते थे इनडायरेक्ट मेथड में, लेकिन आज कमाल कर दिया उसने, हमारी तो गेन की फिगर भी उसने दे दी और कैश की भी। अब आज क्या यहाँ से बैलेंसिंग निकलेगा जब करेंगे बैलेंस, यहाँ से बल्कि कर ही दो इसको बैलेंस, मैं तो कहता हूँ 9000 क्या है, ब्लू मार्कर देना, मेरा बैलेंसिंग वाला मार्कर देना भाई, बैलेंसिंग वाला मार्कर देना जी बेटा। डेबिट साइड पर बैलेंस आ रहा है कितना, ये 9000 क्या होगा फिर, ये पीपीई से जो बुक वैल्यू आई है, ठीक है, और ये अब इधर से फिगर निकली है तो आपकी एडिशन की फिगर सही होगी, वरना ये गड़बड़ हो जानी थी, ठीक है। तो ये अभी लिख लो यहाँ पर 9000 ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल वर्किंग नंबर 16 से हमने ये निकाला है, ठीक है जी, सही है। चल ये मैंने कहा चलो ज़रा लेजर पूरा हो गया। अच्छा अब वो लेजर पूरा हो गया, उस लेजर को पूरा कर लिया है ना अगर, तो मुझे बताओ उसका उस एक तो पीपीई में इसका बैलेंस आना था 9000, वो तो हमने लिख दिया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका गेन क्या पीवीडी से हमने स्टार्ट किया कि वहां तक आते आते ऐड हुआ होगा, इसलिए उसको कहीं पे लेस करने की जरूरत, हम सीधी सीधी कैश फ्लो की फिगर्स निकाल रहे हैं, हम कौन सा इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉफिट को कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में, हम सीधा सीधा लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये कहाँ जाएगा, तो क्योंकि ये लेजर बैलेंस हो गया बेटा, जब लेजर को बैलेंस कर लो ना फिर उसके सारे फिगर्स पहुंचा दो, ये 9 बाद में मिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा अब ये जो है ना, ये कोई वर्किंग आपने नहीं की, ये सवाल में गिवन था, ऐसा ही है ना। तो ये 12000 आपका इनफ्लो नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नया मार्कर चेक करें जरा। अच्छा जी अब दूसरा क्या है जी, मेंटेनेंस इनकम ऑफ 8 मिलियन थी, ठीक है, अब वो पोस्ट हो गई थी, यहां से इंशाल्लाह आपको इनकम मिल गई है तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब मेंटेनेंस इनकम ये शायद जैसे वर्कशॉप वाले मेंटेन करते हैं, गाड़ियां बेचते हैं तो मेंटेन भी करते हैं, उसकी इनकम है, तो ये फिर मेरे ख्याल में तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही जानी चाहिए। उसने कहीं लिखा नहीं यूनिवर्सल लिमिटेड का काम क्या है, ठीक है, लेकिन देखो ना मेंटेनेंस इनकम है तो क्या इन्वेस्टमेंट की होगी जिससे इनकम आई है, क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो मतलब कैश इनफ्लो आ रहा है, तो फिर कहाँ पे डाल दें। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जो कंपनी जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है या वर्कशॉप मतलब स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, साथ में वो मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप भी अगर खोल देते हैं तो वो भी उनके ऑपरेशंस का पार्ट ही होता है। तो इसलिए मेंटेनेंस इनकम कहाँ डाल देंगे, ऑपरेटिंग में। जब वो जैसे वो मैंने कहा था ना 3 के बाद 2 लाइनें छोड़ दिया करो, 2-3 लाइनें कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो नज़र नहीं आ रही कहाँ डालें, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में, ठीक है, तो उसको फिर ऑपरेशंस का ही पार्ट रखेंगे। जैसे एडवांस दिया, एडवांस लिया फॉर गुड्स, या जैसे मेंटेनेंस सर्विसेज दी हैं उसके अगेंस्ट इनकम आई है, तो मेंटेनेंस सर्विस के अगेंस्ट ऑपरेशंस ही हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं ना होती। इन्वेस्टमेंट क्या, किसी के शेयर्स खरीद कर रख लिए, कहीं पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो वो इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम आती, तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाते हैं। ये कहाँ लेकर जा सकते हैं, ये ऑपरेटिंग में ही जा सकती है। तो जब एंड पर आएगा इंशाल्लाह बैलेंस तो ये ऑपरेटिंग में ले जाएंगे, ठीक है। तो सवाल अब ख़त्म हो गया जी, सवाल अब सारा ख़त्म है, ठीक है। इस सवाल में से इधर देखो, ये लेजर भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कर ही देते हैं, क्या ख्याल है, सिर्फ लोन को ही छोड़ते हैं, लोन का लेजर यानी डिबेंचर का लेजर सिर्फ रोक देते हैं, बाकी सारा सवाल कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। चलो अब कहीं से तो शुरू करो, ये तो हो गया, ये देखो अब तरतीब सामने मेरे यही आ गया 15वां, आप अपनी तरतीब से चलेंगे या तरतीब से चलना है, चलो तरतीब से चलें। नंबर 2 पीपीई है, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था, तो वो सरप्लस का लेजर जब आए तो उसको पहले बैलेंस किया करो, पीपीई को बाद में। वैसे नज़र भी आ रहा है, आप इतने इस काबिल हो गए कि आपको नज़र आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस अरोज हुआ है, तो फिर वो पहले एंट्री कर लो, ये ना हो फिर पहले पीपीई को बैलेंस करके वहाँ पहुँचो, ओहो अच्छा यार ये भी पड़ा था, तो ओहो करने की बजाय अगर सरप्लस हो, बाकी सारा सवाल हो गया, रीवन सरप्लस हो तो पहले उसको बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करो। हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग वाली फिगर निकल आए, वहां से निकली थी ना 2 सवालों में, या हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग वाली गिवन हो, आपका सरप्लस अरोज वाली फिगर निकल आए, ठीक है, सही है। चलो तो आप सरप्लस में आए, आपको नजर आया 10,000 का सरप्लस आया है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा जी, पीपीई में, तो ये बैलेंसिंग आपने निकाला है, ठीक है।
ये पीपीई में। तो इसकी एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी पीपीई डेबिट 10,000 से पीपीई डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। हाँ इन ओसीआई, अब मैं ओसीआई कहाँ से बनाऊँ, वर्किंग नंबर 9, बिल्कुल ये ओसीआई वाला है, पीपीई डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, और वहां से होकर ये यहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक है, सही है। चल अच्छा जी, अब ये देखो इसने जो कमाल करना था वो कर दिया। ठीक है, अब इसके पास आए, हाँ भाई क्या ख्याल है, हो जाएगा बस बैलेंस 60,000। ये इधर आ गया जनाब, ये कैश है, एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एडिशन, ये तो बिल्कुल ही फारिग मार्कर है उस्ताद, परले वाला ही दे दो मुझे, ये मुझे ब्लैक चाहिए, जो पहले चल रहा था गुजारा तो कर रहा था जी। एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपने निकाला है वर्किंग 2 60। अब 60,000 जो है ये मेरे बच्चों आउटफ्लो है, क्योंकि आपने एसेट खरीदा है, खरीदे हैं। ठीक है ना, तो एसेट खरीदेंगे तो कैश पे करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो अच्छा जी। उसके बाद जी, ये जिन्होंने किया सवाल बताते रहे ना, कोई गलत हो तो पहले ही, ये ना एंड तक बैठे रहे, नहीं गलत हो गया देखते हैं हम। अच्छा नेक्स्ट जी, इन्वेंट्री में 2 मिसिंग फिगर्स हैं, डेबिट पे भी, क्योंकि 4 नॉर्मल चीजें क्या है इन्वेंट्री के लेजर की, ओपनिंग, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, अब ओपनिंग और क्लोजिंग है, परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों मिसिंग हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल निकल सकता है। अब सारी एडजस्टमेंट कर ली तो जो कॉस्ट ऑफ सेल एज पर क्वेश्चन था अब वो भी सही हो जाएगा। बताओ जी, 17 50, बड़ी मेहरबानी जी, 171750। ठीक है, तो 171750, जरा तंग तंग लग रहा है लेकिन गुजारा करो। ठीक है, 171750 ये जनाब आ गया इधर से वर्किंग 3.1 से। अब ये लेजर ने बैलेंसिंग फिगर दी डेबिट साइड पर, क्या 18। अब मुझे बताओ इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पे क्या आता है, परचेजेस। परचेजेस सवाल चुप है तो कैश की बजाय क्रेडिटर्स यानी क्रेडिट परचेजेस, परचेज की एंट्री ये परपेचुअल ये पीरियोडिक फॉलो कर रहे थे या नहीं, ये अब कहानी खत्म हो गई। जब हमने इन्वेंट्री का लेजर ओपन कर लिया तो हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, इन्वेंट्री का लेजर ओपन हो गया ना, क्या ये परपेचुअल। ठीक है, हमने तो कर दिया ना, अब हमने तो कर दिया ना। ठीक है, अब इन्वेंट्री के लेजर में डेबिट साइड पे परचेज ने जिसकी एंट्री हुआ करती है इन्वेंट्री, अगर पीरियोडिक होता तो एंट्री होती थी परचेजेस डेबिट कैश या क्रेडिट, और अगर परपेचुअल हो तो एंट्री होती है परचेजेस की इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कैश या क्रेडिटर। तो इन्वेंट्री तो डेबिट हो गया है, अब कहीं नहीं लिखा हुआ कैश की परचेजेस हैं तो वो अज्यूम करो। अच्छा होती भी तो मैंने कहा था आप जैसे डेटर के लेजर में टोटल सेल्स लिख रहे हैं वैसे ही क्रेडिटर के लेजर में टोटल, कितने का क्रेडिटर का लेजर, ये क्रेडिटर के लेजर में टोटल परचेजेस लिख दें तो उससे टोटल कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने हमेशा ऐसे ही कर लिया करना है। इन्वेंट्री डेबिट हुई है तो इसके अगेंस्ट क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे। ठीक है, बैलेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आया आपने 184, तो इन्वेंट्री का लेजर हमें कैश नहीं देता, हाँ इन्वेंट्री के लेजर से परचेज निकलती है और फिर परचेज की फिगर क्रेडिटर में जाती है और क्रेडिटर के लेजर से फिर कैश निकलता है। कल यहाँ से किसी ने पूछा था, किसने पूछा था, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 3 अकाउंट्स हैं ना, इनकी 4 चीज़ें हैं, इनके अंदर डेटर अपना बैलेंस देता है, लेकिन इन्वेंट्री का जो बैलेंस होता है वो निकल कर जाता है क्रेडिटर में, और वहाँ से फिर आगे एनपीओ के टॉपिक में जाएंगे, हो सकता है क्रेडिटर की फिगर निकल के वो इन्वेंट्री में आए और फिर वहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़े हमें, तो ये सब चलता है। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट 4 चीज़ें बड़ी अहम है। ओके सही है जी, तो यहाँ से आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इन्वेंट्री। ठीक है ना, इन्वेंट्री से आया जी ये इन्वेंट्री, ब्रैकेट में आप अपने लिए लिख लें परचेजेस, कोई मसला नहीं, ये वर्किंग नंबर 3 से आया है। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री की फिगर है, ब्रैकेट में लिख लें परचेजेस। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, कैश, कितना जी कैश 181,750। ठीक है जी, अब ये लेजर हो गया कंप्लीट, इससे हमें 181,750 ये हमें मिल गया कैश आउटफ्लो हमारे वर्किंग नंबर
ये हमारे आया है कैश पेड टू सप्लायर का बैलेंस। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, तो अब देखें जी, ये लेजर बैलेंस हो गया, ये लेजर भी बैलेंस हो गया, और ये तो जहाँ जाना था वहाँ चला गया ना, और ये लेजर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, सही है। अब इधर आए, डेटर्स का लेजर सब कुछ हो गया है, कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड पर जी, कितना 253,234। तो 253,234 इनफ्लो है, इनफ्लो है, वर्किंग नंबर 5 से ही। ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रोविजन का लेजर आ रहा है, प्रोविजन के लेजर को जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है। तो ये क्या होगा भाई, ये तो बैड डेट एक्सपेंस की फिगर है जो पीएनएल में जाया करती थी, जो आपने अभी अभी बैलेंसिंग यहां से निकाली है। कितनी? 7766। अब ये 7766 बैड डेट एक्सपेंस एक नॉन कैश आइटम है, तो ये नॉन कैश आइटम बैड डेट एक्सपेंस 7766 जो है, ये आप ढूंढने निकले तो आपको पीएनएल के फेस पे कहीं नजर नहीं आ रहा 7766, क्योंकि ये किसी एक्सपेंस में क्लब हुआ पड़ा होगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि जाहिर सी बात है ये टैक्स एक्सपेंस में पड़ा होगा, कॉमन सेंस की बात है। जी बिल्कुल नहीं, ये कॉस्ट ऑफ सेल में होगा, नहीं, ये बेटा सेलिंग एक्सपेंस है। बैड एक्सपेंस इज असल में ना, असल में क्रेडिट पे सेल्स करते हैं सेलमैन और बिजनेसेस, क्रेडिट पे सेल्स करते हैं। आपने इंट्रो में जब ये टॉपिक शुरू किया होगा आपको उस्तादों ने बताया होगा, ये बात बताई होगी कि क्रेडिट सेल्स करने का मकसद होता है सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाना। अब वो क्रेडिट सेल्स करने की वजह से रिस्क है बैड होने का भी। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स यानी सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट सेल्स की, और उस क्रेडिट पे करने की वजह से बैड डेट आया, तो इसका मतलब बैड डेट या प्रोविजन जो होता है ये सब क्या है, ये एक सेलिंग एक्सपेंस है। ये क्या है, पहले के ज़माने में अकाउंटेंट्स को एडमिन एक्सपेंस कहते थे, लेकिन बाद में यही वाली बात हुई कि जी ये सेल डिपार्टमेंट वालों का कसूर है, अन्यवाद सेल करते हैं, तो आप जो है वो इसको सेलिंग एक्सपेंस क्लासीफाई किया करें। एडमिन वालों ने रोला डाला। ठीक है, तो ये क्या है, बैड एक्सपेंस क्या है, एक सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस तो पहले ही सारे यहाँ पे क्लब हुए पड़े हैं इस फिगर के अंदर, तो फिर ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा 7766। ठीक है जी, यहाँ से माइनस किया, ये क्या है जी, ना ना ये है बैड, हाँ ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन से वैसे आया, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस, और यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस दे दे, प्रोविजन की वर्किंग है, वर्किंग नंबर 6। ठीक है, तो ये लेजर बैलेंस होके कैश दे गया, और ये लेजर बैलेंस होके हमें एक नॉन कैश एक्सपेंस दे गया। तो इस मेथड के अंदर ना तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही प्रोविजन को। प्रोविजन का भी क्या बनाएंगे हम, लेजर। ठीक है, एकदम रिलैक्स आज का दिन चल रहा है ना। याद है वो पहला दिन जब मैंने कैश फ्लो का सवाल शुरू कराना था, मैं 7:15 बजे आके शुरू हो गया था, फिर भी एंड पे आके 2 घंटे लगे रहे, और एंड पे आके भी सवाल जो है वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ा था, फिर अगले दिन किया था, फिर अगले दिन वाला सवाल तकरीबन 2 घंटे में हो गया था, मतलब पौने 2 घंटे 15 मिनट में यहाँ पे नोटिंग कर लेता हूँ ना, बस वो भी समझो, तो वो भी उसी के अंदर ही शामिल है। 2 घंटे में सवाल हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पौने 2, 1:30, आज 1 घंटे में सवाल होने को है, बस सवाल तो ख़त्म हो गया तकरीबन। ठीक है, तो तरक्कियाँ माशाल्लाह जी। कैश 25,000, ये वो अंधों वाला है ना, जो अंधों को भी नज़र आ रहा था, वही है ना? अच्छा, आपको नज़र आ रहा था जी, 25,000 जी। ये क्या है, ये क्या है, कैश रिसीव, शेयर इशू, शेयर इशू लिख दिया करो, बस जान छुड़ाया करो, शेयर इशू वर्किंग नंबर 7 से, और इनफ्लो दिखा दिया करो, कुछ भी लिख लिया करो, राइट इशू, शेयर इशू, बड़े हो जाओ, 25,000 इनफ्लो। ठीक है ना, थोड़ी बचत करो आप, शेयर्स इशूड, ठीक है, या राइट इशू, तो इससे कैश फ्लो, कैश इनफ्लो होता है। ठीक है यार, ये कागज़ क्या है यार, कब से मुझे तंग कर रहा है, जैसा भी है साइड पे कर दो, कागज़ है, कुछ लिखा भी। अच्छा जी, नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं आ रहा, यानी डिविडेंड पेएबल नहीं है, इसका मतलब क्या ख्याल है? अच्छा, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला भी मामला नहीं है, क्योंकि वो शायद ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई होगी ना,
तो कोई ट्रांसफ़र वाला चक्कर भी नहीं आया होना। बैलेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस है। चलो चल भाई यार काश तुम डिविडेंड दे देते, फिर पेएबल भी होता, मज़ा आता थोड़ा सा और ज़्यादा। चलें खैर, अब क्या हो सकता है, अब इसको तो हमने छोड़ा हुआ है। अब देखो ना, एक एडजस्टमेंट ऐसी आ भी जाए, दो भी आ जाए पर्चे में, उनसे क्यों परेशान होना, बाकी सवाल करेंगे हम, ठीक है। वैसे तो आप भी परेशान नहीं होंगे, इसको देख लेते हैं जी। कैश बैलेंसिंग आ रहा है यहाँ से 30, दूसरे को भी ले जाओ यार, बड़ा पेट्रोल लग जाता है मेरा आने जाने में, ठीक है। अगला कौन सा है, अच्छा वो है ही दूर, वो है ही दूर, ठीक है, इसको ले जाओ। 3500 इंटरेस्ट पेड, 3500 इंटरेस्ट पेड, वर्किंग नंबर 11, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारा मोहतरम एक्सपेंस है, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग है, एक्सपेंस और कैश दोनों मिसिंग है, लेकिन कैश तैयार है निकलने, एक्सपेंस तैयार है अब, ठीक है। एडजस्टमेंट्स इसमें हो चुकी हैं। डबल 22, अच्छा अच्छा, 33 नहीं है, 33 है कौन सी, लेकिन छेड़ा मैनू चुप। अब दोबारा ज़रा आराम से बोलिएगा। अच्छा 322550, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। 0 मैंने लिख दिया, फिर लिखूं, ये जान के कर रहा है, ये मुझे छेड़ रहा है मुझे। कोई नहीं, मेरा टॉपिक आया है, मुझे खुशियाँ चढ़ी हैं, मेरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है तकरीबन। क्या कह रहे हैं, चाय तुम लोगों को मुझे पिलानी चाहिए थी टॉपिक खत्म होने से। अच्छा वैसे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ रल के ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं पिलाना, रहन दो, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ 8 आने पाने ने थे जी। कैश बैलेंसिंग 30250। अच्छा अब बताओ कौन सा मेथड इजी है, दोनों इजी है, मुकाबला कराएं तो कौन सा इजी है। अच्छा वो फिर भी इजी है, उसकी बस प्रैक्टिस ज़्यादा है और कुछ नहीं है, ये इजी है, सचमुच इजी है जी। वर्किंग नंबर 13, वर्किंग नंबर 12 इधर। अच्छा जी, कितना है जी कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, 30250, ठीक है जी, ठीक है। लें जी, एक्सपेंस का लेजर भी गया, मार्कर काले कोई नहीं काम के यार। चलो अब तो सवाल हो गया। मेंटेनेंस इनकम में ये इनकम आई है, ये कैश रिसीव्ड आ रहा है, कितना, इनकम के लेजर में कैश, इस तरफ कैश आता है ना 6000, ठीक है। तो 6000 कहाँ ले जाएं जी, ऑपरेटिंग में, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज, को मेंटेनेंस सर्विसेज दी थी हमने, उसके अगेंस्ट कैश आया, वर्किंग 6000 इनफ्लो है, ठीक है, ये इनफ्लो। अच्छा अब कोई लेजर रह ना गया हो, ये भी हो गया, ये पड़ा है अभी 15वां इधर आया पड़ा है। तो कितना आसान सवाल है यार, आज तो इसको आप आसान डिक्लेयर कर ही दें, मैं कहता हूँ इस मेथड में। बैलेंसिंग 27500, टैक्स पेड 27500, वर्किंग नंबर 15। अब देख लें जी, सिर्फ क्या रह गया है, वो 200 की इनकम जो छोड़ी थी, और दूसरा उस इनकम की एडजस्टमेंट यहाँ करके इस लेजर को बैलेंस करना है, लेजर को बैलेंस करके यहाँ पे वो लोन रिसीव या रीपेड की फिगर आ जानी है, और हमारा सवाल ख़त्म, ठीक है। अब चलो इसको समझने की ज़रा कोशिश करते हैं, सवाल ख़त्म है मेरी तरफ से। बस ये मेरा दिल है, ये भाई ले आए आमिर भाई इधर, कि ये 2-4 मिनट में ये करके उसके बाद फिर एक ही बार पार्ट 2 शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा एक वैसे ही एक एग्जांपल आपसे, एक मेरा सवाल है आपसे पूछता हूँ मैं, कि अगर आपने किसी के पैसे देने हो तो आपका क्रेडिटर होता है। अच्छा, आपने किसी के 30 रुपये पे करने थे, ठीक है जी, उस बंदे ने आपको फ़ोन किया कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आपने कहा यार अभी तो 1 महीना पड़ा है,
1 महीना तुमने टाइम दिया हुआ था। तो उसने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम अगर अभी पे कर दो ना तो तुम इसे 27 रुपये लूँगा, 3 रुपये तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अब आप घर से कितने पैसे लेकर निकलोगे उसके लिए? कहता है 28। 28 वाले को क्लास से निकाल दो, 27। यानी आपने एंट्री पास की क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 27 से। 3 तो आपको माफ़ हो गए। अब जो माफ़ हो गए हैं, क्या वो माफ़ हो गए यहाँ पर क्लोजिंग में नज़र आते रहेंगे? क्लोजिंग में 3 रुपये नज़र आते रहे? नहीं भाई, उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दी थी। उसने कहा था 30 वाली लायबिलिटी को 27 में तुम्हारी मैं सेटल कर दूंगा, ख़त्म कहानी, और कोई 1 रुपया भी नहीं लूँगा। इसका मतलब ये 3 अब क्लोजिंग में लायबिलिटी आप पर नहीं है, बल्कि आपने 30 वाली लायबिलिटी पर 27 पे किए, आपकी जान छूट गई, तो 3 रुपये का आपको क्या हो गया? फ़ायदा। क्या हो गया? फ़ायदा। इस फ़ायदे को क्या कहा जाता है जी? इसको कहा जाता है इनकम। माना कि वो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आजकल परचेजेस में चली जाती है, लेकिन बहरहाल मैं इसको इनकम लिख रहा हूँ फिलहाल आपको समझाने के, कि आपने 30 रुपये वापस करने थे, आपने वो 30 वापस नहीं किए बल्कि उसकी बजाय 27 रुपये वापस कर दिए, तो 3 रुपये का आपको फायदा हो गया। अब आपने आपने ये 2 एंट्रीज अलग अलग की। पहली एंट्री आपने क्या की? ये एंट्री क्या की आपने? क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 27 से, ठीक है जी, ओके। और दूसरी एंट्री आपने क्या की? क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट, जिसको अब आप परचेजेज में क्रेडिट कर देते हैं। बात तो वही है ना, इनकम रिकॉर्ड करें या एक्सपेंस को कम कर लें, ठीक है, और सही है। अच्छा, दूसरी एंट्री आपने कर ली क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। मैं इनकम ही लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट के लिए ज़रा वो, मतलब ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनकम अब आप इनकम में नहीं, अदर इनकम में नहीं रखते, बल्कि ये इनकम अब आप परचेजेज में क्रेडिट कर देते हैं। वो कोई मसला नहीं है, वो आपको पता है, ठीक है। बहरहाल ये इनकम तो थी ना, अब इनकम को अदर इनकम में रिकॉर्ड करें या इनकम को एक्सपेंस, किसी एक्सपेंस को कम करने के लिए यूज़ कर लें, बात तो सेम है। ये बात समझ आती है? अगर ये बात समझ आती है तो यही बात असल में वहाँ पे भी थी। डिबेंचर्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ईपीएस के टॉपिक में। असल में तरतीब इस दफ़ा ज़रा उलट गई, आपको शायद सीनियर ने बताया हो, पहले उनको मैंने करेक्शन ऑफ एरर के IAS 8 के बाद शायद ईपीएस शुरू करा दिया था, या शायद रेशोज करा दी थी, फिर ईपीएस भी हो गया था, फिर कैश फ्लो और एनपीओ एंड पे आया था। इस बार ऐसे मूड की बात होती है ना, इस बार IAS 8 के बाद IAS 7 का दिल कर पड़ा, अभी वो हो गया, तो अब इससे बिल्कुल ही मिलता जुलता टॉपिक है, बहुत सिमिलैरिटी, यूँ लगता है कि एक ही टॉपिक चल रहा है एनपीओ जो है, तो इसलिए वो तो साथ ही करवाता हूँ मैं, तो अब इसके साथ वो शुरू कर देंगे। यानी उसमें बहुत बहुत सिमिलैरिटी, आपको बस एक आध दिन भी शायद ना लगे, आप इतना मतलब उसमें कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही लेजर्स हैं, उसमें भी ऐसे ही बैलेंसिंग फिगर्स हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होना है कि इनकम में एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, तो कैश की फिगर जो है वो गिवन हुआ करेगी इस वालों में ज़्यादा, तो बस यही हो जाएगा, वरना वही लेजर है, वही नॉर्मल चीज़ें देखेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बस आप कैश फ्लो की बजाय इनकम एक्सपेंस निकाल रहे होंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे एनपीओ की, ठीक है ना। तो ये तो साथ ही करते हैं। तो बहरहाल ईपीएस अब आगे चला गया ना, तो एनपीओ के बाद फिर ईपीएस करेंगे इंशाल्लाह, फिर रेशोज और ईपीएस वो देख लेंगे। तो मकसद कहने का यह है कि ईपीएस पहले हुआ होता तो आपको इस एडजस्टमेंट में इतना मसला ना आता। बहरहाल सादा सी बात है, डिबेंचर्स कहते हैं, अगर किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो तो कंपनी कभी कभी करती है शेयर्स इशू, ठीक है, शेयर इशू करती है कंपनी, शेयर इशू करती है, तो उसको कैश आता है, ठीक है जी, शेयर इशू करेगी, पैसों की ज़रूरत है तो कैश आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी लोग पक्के पक्के कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे होते पैसे, या कंपनी जो है वो नहीं आपको ओनर बनाना चाह रही पक्का पक्का, ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर कंपनी लोन लेती है। अब ये लोन अगर बैंकों से नहीं है, जनरल पब्लिक से है, थोड़े थोड़े करके पैसे एज अ लोन इकट्ठे करने हैं, तो जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं वैसे ही डेट इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई इशू किए जाते हैं। उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट में डिबेंचर भी कहते हैं, उसको डिबेंचर कहते हैं, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा, ठीक है,
बॉन्ड्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, ये इशू होते हैं। तो ये भी अगर इशू होंगे तो क्या होगा जी, कैश आएगा, ठीक है। अब वो मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह की का कॉन्सेप्ट देना है, जैसे मैं एक्स्ट्रा क्लास आपसे मांग रहा हूँ, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात ईपीएस में भी यूज़ होती है, जहाँ कहीं भी यूज़, एक बार पढ़ लें तो, जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में पढ़ानी थी आपको, ठीक है। तो बड़ी सादा सी बात है, उसके अंदर मैं आपको ये दोबारा ये बात करूँगा, ठीक है, कि शेयर्स जो इशू करते हैं आप, तो ये पैसे कंपनी कभी भी वापस आपको नहीं करती अनलेस के कंपनी की फौतगी हो जाए, कंपनी इंतकाल हो जाए, कंपनी का इंतकाल हो जाए, कंपनी मर जाए और कंपनी के सारे एसेट्स बेच, टीन डब्बा बेच, लॉयल एलन बेच, सब कुछ बेच, सारी लायबिलिटीज़ को पे करके कुछ रेजिडुअल बचा खुचा हो तो वो शेयर होल्डर को मिलता है। तो कंपनी ने अगर शेयर इशू करने हैं तो जो कैश आना है उसकी वापसी नहीं है, इसलिए इसको इक्विटी कैपिटल कहते हैं। और कंपनी ने शेयर्स नहीं इशू किए, बल्कि कंपनी ने डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लोन नोट इशू किए, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है। तो ये जो पैसे, ये जो इशू, इसको भी इशू करेंगे तो क्या है, करेंगे, कैश लेंगे। जो बंदा, लेट्स से मैंने एक डिबेंचर इशू किया, ठीक है जी, लेट्स से क्या यार, थोड़ी सी नकल ही मारने दो, मैंने एक डिबेंचर, मैंने जी लोन जो है ना वो रेज़ किया, तो एक लोन नोट मैंने बनाया, डिबेंचर बनाया, ठीक है। ये डिबेंचर भी शेयर सर्टिफिकेट की तरह से एक सफ़ा है, और इस सफ़े के ऊपर भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में शेयर के फेस पे 10 रुपये लिखे होते हैं ना, ऐसे डिबेंचर के फेस पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा जी, मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर 100 रुपया लेकर आएगा, हमारी कंपनी जो है वो उसको एक पर्चा पकड़ाएगी, ठीक है, ओके। तो ये डिबेंचर की फेस वैल्यू कहलाती है, क्या कहलाती है जी, फेस वैल्यू। फिर इस डिबेंचर के ऊपर एक इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है। डिबेंचर एक तो एक ख़ास टाइम के बाद वापस होना है, यानी कि लोन है, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा होगा कि जी 10% इंटरेस्ट से पे होगा एनुअली, और 5 साल बाद ये 100 रुपया हम इस बंदे को वापस कर देंगे जब ये पर्चा लेकर आएगा, ठीक है। तो अब 100 रुपये हमने लिए, जब डिबेंचर इशू होता है तो कैश आता है, ठीक है। और जब डिबेंचर रिडीम होता है, रिडीम मतलब वापस होता है, ठीक है। रिडीम का मतलब क्या होता है जी, वापस, ठीक है। जब डिबेंचर रिडीम होता है तो फिर कैश जाता है। ये बात समझ आ रही? अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किसी से उधार लिया था, या आपने किसी से उधार चीज़ें उठाई थी, जैसे क्रेडिटर था तो उसके 30 रुपये देने थे, 27 में काम बन गया तो 3 रुपये क्या है, इनकम। बिल्कुल ऐसे ही आपने जब डिबेंचर इशू किया था तो ये डिबेंचर आपने इस बंदे को दे दिया था, और इससे आपने कैश ले लिया था 100 रुपये, ऐसा ही है। अब जब डिबेंचर रिडीम होना है तो ये भाई साहब ये वाला डिबेंचर आपके पास लेकर वापस आएंगे, ठीक है जी। बल्कि यूं करें, आज ये इसके पास पड़ा है जी। अब ये डिबेंचर लेकर आया वापस और इसने कहा भाई मेरे पैसे वापस कर दें 100 रुपया। तो ये आज आपको डिबेंचर रिडीम करवाने आया, वापस करने आया डिबेंचर, ठीक है। ये डिबेंचर वापस करेगा तो कंपनी जो है, कंपनी लिख लूँ, कंपनी जो है वो अब इसको क्या करेगी, पैसे वापस करेगी, ठीक है जी। ये बात समझ आई? इधर कंपनी मौजूद थी, अब कंपनी से आपका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कंपनी मौजूद थी, ठीक है जी। और कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, जो इशूअर होता है ना इंस्ट्रूमेंट का, वो पैसे रिसीव करता है, ठीक है, लोन रिसीव कर रहा है। तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, ये भाई भागा भागा आया, इसने आके 100 रुपया कैश पकड़ाया और ये एक पर्चा ले गया। किसी ने 200 रुपया पकड़ाया तो वो 2 पर्चे, किसी ने 300 पकड़ाया तो वो 3 पर्चे ले जाएगा, ठीक है। एक खास मुद्दत तक इस पे ये इंटरेस्ट लेता रहेगा, जो फेस ऊपर लिखा होता है, कूपन रेट लिखा होता है, वो इसको मिलता रहेगा। और जब इसकी मुद्दत म्याद पूरी होगी तो ये बंदा वापस आएगा।
अब ये वापस आके कंपनी को क्या पकड़ाएगा, डिबेंचर, और उसके बदले में अपना 100 रुपया वापस मांगेगा। ठीक है, अब कंपनी को, मिसाल के तौर पे कंपनी के हालात माड़े हैं, ठीक है, तो कंपनी इसको कहा है भाई 100 तो नहीं है, तो ये कहता है कि यार छोड़ दो यार, मुझे 90 रुपये ही दे दो, तुम्हारी मेहरबानी। तो कंपनी को 10 रुपये का क्या हो गया, फिर फ़ायदा हो गया, इनकम होगी। वो अलग बात है कि इससे आपकी गुडविल ख़राब होगी फ्यूचर के लिए, लेकिन अंदर खाते एक खुशी तो चल ही रही होगी कि 100 की लायबिलिटी 90 में, 100 की लायबिलिटी 90 में आपकी पूरी हो गई। ठीक है, अब ये वाली बात को मैं कंप्लीट करता हूँ पार्ट 2 में। जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो भाई आज जब कंपनी ने वापस लिया डिबेंचर तो कैश पे किया, ठीक है, और ये जो पेएबल था, पेएबल का कोई भी नाम हो, ये पेएबल, ये लायबिलिटी, डिबेंचर पेएबल, ये डेबिट करना है। ठीक है, अब 100 रुपए की लायबिलिटी है और कस्टमर कहता है मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, तो 90 रुपये आउटफ्लो हुआ, 100 रुपए की लायबिलिटी खत्म हुई, 10 रुपये क्या है, 10 रुपये क्या है, इनकम। 10 रुपये क्या है जी, इनकम। अब यही वाला काम उधर हुआ पड़ा है सवाल के अंदर। अब ये बात समझ आई? तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया था, ये एंट्री भी क्या हो रही है, अगर इस एंट्री को कंबाइन करो तो ये एंट्री क्या हो रही है, वो कह रहा है यार मुझे 27 रुपये दे दो, क्रेडिटर कितना था जी, 30 का, और बाकी 3 क्या है, इनकम। बिल्कुल वही है बेटा, बिल्कुल वही है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस नाम बदले आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई है? तो ये देखो सेम एंट्री, सेम वही एंट्री। अब सवाल को पढ़ते हैं। वो कहता है कि डिस्काउंट है, अदर इनकम में पड़ा है डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिबेंचर। वैसे बाय द वे ये 200 रुपये है, ठीक है, 200 मतलब 200,000 यानी 2 लाख है। अगर 2 लाख रुपए का ये डिस्काउंट मिला है और हर एक डिवेंचर पे 10 का डिस्काउंट था, तो कितने डिवेंचर वापस किए होंगे ज़रा बताओ? 2,000, 20,000, ठीक है। तो बहरहाल 20,000 रुपये बहरहाल इसको ये ऐसे ही करते हैं जैसे करवा रहा हूँ। डिस्काउंट ऑफ 10 पर डिवेंचर मिला है, ये इनकम में पड़ा है, ठीक है, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने रिडीम किए हैं, यूएल ने रिडीम किए हैं। अब आए हम और हमने आकर सवाल के फेस पे देखा, हर एक डिवेंचर की फेस वैल्यू, ये मैंने एग्जांपल यहीं से बनाई थी, ठीक है ना, ताकि वो आपका डेटा मिल जाए। अब 20,000 से 18,000 पे पहुंचे, मतलब 2,000 रुपये की लायबिलिटी आपकी माफ़ हुई, ठीक है। हर एक की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, तो इसका मतलब 20,000 बनते हैं। 20 डिबेंचर्स, अगर 1000 में बात करें तो 20 डिबेंचर्स आपने रिडीम किए हैं। अब ये जो 20 डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं, इन 20 डिबेंचर्स के रिडीम होने की कहानी क्या है, आपने कैश कितना पे किया, हर एक डिबेंचर पर कैश कितना पे किया, बोलो 90 रुपये, और डिबेंचर्स कितने 20। 1000 में ही चल रहे हो तो 20, ठीक है, नहीं तो 20,000 कर देना, कितना बनता है 1800। ये तो कैश दिया, लेकिन आपका डिबेंचर पेएबल कितने से डेबिट हुआ, यानी आपकी लायबिलिटी कितने से, पेएबल लिख दूं सिर्फ पेएबल, चलो डिबेंचर पेएबल, डिबेंचर पेएबल कितने से डेबिट हुआ भाई, वो तो पूरे 100 के हिसाब से ही आपकी लायबिलिटी अब माफ़ हुई है ना, तो ये 20 जो है कितना जी, अब 1800 कैश आउटफ्लो हुआ है, 2000 डिबेंचर पेएबल हुआ है, तो बाकी 200 क्या है, तो यही तो वो, अब चेक कर लो, चाहे 10 × 20 कर लो, 10 × 20 कर लो, ये क्या है 2000 ही बनता है ना, सॉरी 200 ही बनता है ना, तो ये इनकम क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, जो वो कह रहा है कि इनकम के अंदर पड़ी हुई है। ये बात समझ आई है कुछ? यानी कि डिबेंचर पेएबल 2000 से डेबिट होना है, डिबेंचर पेएबल 2000 से डेबिट होना है, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, कितने डिबेंचर्स रिडीम हुए, ये कैसे पता लग रहा है, आपकी लायबिलिटी ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 2,000 रुपये से कम हुई। 2,000 रुपये से जो कम हुई है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हमने उसको फेस वैल्यू से डिवाइड किया, या आप इसको भी कर सकते थे, 100 से डिवाइड कर दें 20,000 को, तो यहाँ पे क्या बना 20, यहाँ पे क्या बना 18, तो नहीं,
20,000 को डिवाइड करो 100 से, कैलकुलेटर पे करो, ये टार्जन ना बनो, बात कर रहा तो ना। 200 डिबेंचर्स थे, हर एक 100 रुपए का, तो ये 20,000 बना, ठीक है। 200 डिबेंचर्स थे, इसको 18,000 को डिवाइड करो 100 से, 180 डिबेंचर्स बाकी हैं, मतलब 20 वापस हुए। लेकिन आप जैसे मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि 20 से 18 पर आए हैं, तो 2,000 रुपए से लायबिलिटी कम हुई है, ठीक है। और 2,000 की जो लायबिलिटी कम हुई है, इस लायबिलिटी के दो टुकड़े हैं, एक कैश है और दूसरा इनकम है, ठीक है। कैश कितना आया, वो कहता है जी हर डिबेंचर 90 का, हर डिबेंचर पर 10 रुपए डिस्काउंट मिला है, मतलब 100 की फेस वैल्यू की बजाय 10 रुपए। ये याद रखना हमेशा, प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, जिंदगी भर याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। 10 रुपए पे स्टार लगा के लिख लो, डिस्काउंट या प्रीमियम, बल्कि सिर्फ डिस्काउंट ही लिखो, फिर प्रीमियम जब आएगा देखेंगे, फिलहाल डिस्काउंट है, ठीक है। चलो दोनों ही लिख लो, डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से होता है, मतलब फेस वैल्यू पर लगता है। डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है, मतलब आप दुकान पे जाएं, वो कहे जनाब 10% डिस्काउंट है आप हमारी हर प्रोडक्ट पे, तो वो 10% किस पे डिस्काउंट होगा, जो उसके ऊपर लिस्ट प्राइस लगी होगी, जो टैग लगा होगा। तो डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, हमेशा किस पे, तो डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा किस पर लगता है। या आपने कहाँ जाके लिख लिया, या आपने यहाँ पर लिखा, ये ₹10 डिस्काउंट ऑफ ₹10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा। अब अगर 10 रुपये पर डिबेंचर डिस्काउंट मिला है, तो हर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 थी, इसका मतलब 90 रुपये आए हैं, इसका मतलब 90 रुपये आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे भी कर लो यार, एंट्री वहीं पे करके आते हैं, बल्कि मैं वहीं पे वर्किंग करता हूँ, अब जगह ज़रा तंग है, यहाँ वर्किंग कर लेते हैं। देखो जी, मैं यूँ कहता हूँ, वर्किंग नंबर 10.1 कर रहा हूँ मैं, वर्किंग नंबर कहीं है जगह वहाँ पे, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे वर्किंग नंबर 10.1, प्रॉपर वर्किंग कर लेना, ठीक है। अब मुझे बताओ क्लोजिंग और ओपनिंग क्या है जी, डिबेंचर्स का 20,000 रुपये, 1000 में चलेगा काम, ठीक है जी। 20,000 रुपये और 18,000 रुपये, ठीक है जी। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर ₹100 तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये मैं कह रहा था आपको ज़बानी, मैंने कहा चलो वर्किंग कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं जी, 183 और 200, ठीक है। इसका मतलब 200 से 180 पर आए तो 20 डिबेंचर्स रिडीम हुए, कितने। अब जो रिडीम मतलब वापस हुए हैं, रिडीम मतलब वापस हो गए। अब अगर 200 में से 20 वापस हुए हैं और हर एक के ऊपर 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये वाली एंट्री अब सही हो गई कि 100 रुपये की लायबिलिटी ख़त्म हुई 20 डिबेंचर्स की, हर एक डिबेंचर के ऊपर 90 रुपये मिले हैं, ये कैश। तो बाकी क्या है, इनकम। नहीं निकालनी इनकम तो 10 × 20 करोगे तब भी 200 आएगा। मैंने कहा ज़रा बैलेंसिंग निकाल लो यार, मसला क्या है, समझ आई है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी साथ ही कर लो इसके। अब ये ज़्यादा अच्छा समझ, बल्कि ये इसके एक मिनट इसको उठा के इधर ले आते हैं। अब ठीक है, या वर्किंग प्रॉपर हो गई है, ओके। चलो लो जी, ये वर्किंग 10.1 की अब मेरे पास जगह नहीं थी। अब ये एक ऐसे फजूल सी एडजस्टमेंट थी जिस वजह से सारे सवाल पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ना था, एक नंबर का ही मसला होना है, ठीक है। अब इधर देखो, ये डिबेंचर को 2000 से डेबिट करना है, ठीक है। इसके अगेंस्ट इधर देखो, कैश कितना, कैश कितना, कैश कितना 1800 और इनकम 200, ठीक है। ये मुझे कहाँ से मिला है, 10.1 से। ये कहाँ से मिला, 10.1 से भी मिला है, और ये सवाल के अंदर भी उसने, खैर सवाल में उसने सिर्फ पर डिबेंचर बताया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं ना, तो ये वो 200 भी है, कितने गया, ये जो बच गया था, ये उस वक्त 200 नहीं समझ आ रहा था कैसे निकला है।
अब समझ आई कि ये 200 निकला है 20 डिवेंचर्स इंटू ₹10 पर डिवेंचर, जो डिस्काउंट मिला था, ठीक है, ये डिस्काउंट इनकम इधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट इनकम है, और ये कहाँ चली गई, ये डिवेंचर वाले लेजर में, ठीक है। तो ये भी जहाँ जाना था ये वहाँ चला गया, और ये कैश हमारा आ जाएगा यहाँ पर, डिवेंचर्स रिडीम्ड या डिवेंचर रीपेड, जो भी लिख लो, जो आसान लगे। अब वर्किंग 10.1 का ही रेफरेंस दे दो, कितना है जी, 1800। जी जी, किसमें, शेयर प्रीमियम की कोई फेस वैल्यू तो नहीं होती। फेस वैल्यू से 1 रुपया भी ऊपर है, 100 रुपया भी ऊपर है, 1000 रुपया भी ऊपर है, वो सब शेयर प्रीमियम में जाता है, उसकी तो कोई फेस वैल्यू नहीं होती बेटा। नहीं, फेस वैल्यू से ऊपर वाली जाती है बेटा, जितनी भी हो। फेस वैल्यू फिक्स अमाउंट है, फेस वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। किसी भी मुल्क के अंदर, आपके हमारे पाकिस्तान के अंदर शेयर की फेस वैल्यू 10 है। अब चाहे आप 10,000 का शेयर बेचें, शेयर कैपिटल में 10 ही जाना है, उससे ऊपर जो भी होगा वो शेयर प्रीमियम में जाएगा। जी, इसको ख़त्म करें भाई, ये हो गया ख़त्म। ये देखें ज़रा, बैलेंस हो रहा है ना, ये बैलेंस हो गया है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इसकी फिगर भी यहाँ पे आ गई है। बताओ जी, कैश फ्लो का ए का आंसर बताओ। ये बीच वाली ब्रेक को छोड़ो, बट ठीक है, छोड़ो आज, बस वो याद कराना था आपको कि ये ऑपरेशन से नीचे आते हैं तीनों, दोनों। 2 3 पॉजिटिव, 48,000 नेगेटिव, 23,200 पॉजिटिव, 8566 नेगेटिव। ओहो, अब ये देखो जी, ये ओपनिंग आ गया, 48,000 पॉजिटिव, आंसर 434 पॉजिटिव। ओ नो, ऐसे पर्चे में करेंगे, ओ नो, ये बैलेंस हो गया। बेटा आपका सवाल है, मुझे खास समझ नहीं आया, आप पूछना क्या चाह रही हैं, आप समझा नहीं पाई। बेटा ये शेयर प्रीमियम की बात हो रही है, ये डिबेंचर की बात हो रही है। मैंने ये जहाँ लिखवाया है वो तो देखें, होश के नेल्स लें। मैंने ये यहाँ लिखवाया, खुदा का खौफ करें, ये मैंने यहाँ लिखवाया, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे भी अप्लाई ऐसे ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा, हमने शेयर इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू है तो 110 का किया। तो शेयर की फेस वैल्यू फिक्स रहती है, प्रीमियम उसी के साथ। अब यूँ भी कह सकता था, हमने शेयर इशू किए हैं 50 रुपये के प्रीमियम पे, तो मतलब 60 रुपये का शेयर इशू किया है, 10 फेस वैल्यू, प्रीमियम उसी हिसाब से। लेकिन बहरहाल ये मैंने लिखवाया यहाँ पे, डिबेंचर के लिए लिखवाया, शेयर के लिए नहीं लिखवाया, ठीक है। क्योंकि आपको डिबेंचर के लिए प्रीमियम पे इशू हो तो उसका कोई प्रीमियम अकाउंट नहीं बनता। उसकी अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करके FAR 2 में जाना पड़ेगा। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखेंगे कि डिबेंचर की अकाउंटिंग कैसे होती है। अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कुछ आपके साथ, है ना, टाइम लगेगा तो उसी कसमें लें जी। हाँ, ये तस्वीर भी चाहिए होगी आप लोगों को। ये वाली कितने गई, वर्किंग मेरी कितने गई, नहीं 10 पॉइंट, ये रहे जी। चलें भाई, कैश फ्लो बैलेंस हो गया भाई। एक बार ये तस्वीर पूरी दे दें इनको। हाइब्रिड वालों पिक्चर बनानी है, बना लो, 10 सेकंड है। उसके बाद साथ ही ये भी जोड़ दीजिएगा, फिर बाद में फिर इसकी पिक्चर हो जाएगी। ये 10.1 भाई कह रहे हैं अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो जो डेप्रिसिएशन है उसका क्या करते, 30-70 नहीं, मैं बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन का क्या करते। डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखते 22,500 और सारी यहाँ पे रिवर्स कर देते, क्योंकि PBT तक आते आते ही सब कुछ ऊपर ही पड़ा हुआ है। ओके,